गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे आपके 4 नंबर चैप्टर के आगे की। और इस वीडियो के अंदर मैंने कल वाले वीडियो के अंदर आप लोगों को बोला था आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद कल जो है इसके प्रश्नोत्तरों का एक वीडियो और जो आपके सामने आएगा। उसके बाद में हम अगली यूनिट जो है उसकी शुरुआत जो है वो करेंगे। आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा चिकित्सीय सहगर्भता समापन। शॉर्ट में इसको बोला जाता है एमटीपी। शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है? एमटीपी। देखिए, चिकित्सीय सहगर्भता समापन क्या होता है, एमटीपी इसे क्यों बोला जाता है, क्या तकनीक होती है, क्या इसके अंदर किया जाता है, तो इसकी बात करेंगे हम। और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सिलेबस के आधार पर भी और हमारे दैनिक जीवन में भी हमें इसके बारे में जो है पता होना चाहिए। देखिए, एमटीपी इसे क्यों बोला जाता है। एम का हो गया मेडिकल, एम का क्या हो गया? मेडिकल और मेडिकल ट्रांसमिशन, ठीक है, और ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इसलिए इसकी ये फुल फॉर्म है मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसलिए इसको एमटीपी जो है वो बोला जाता है। अब बात करते हैं होती क्या है। देखिए, ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसके अंदर कोई भी, मान लीजिए महिला है, वो गर्भवती हो चुकी है। गर्भवती होने के बाद में जब वो अपनी इच्छा से अगर अपने गर्भ को नष्ट करवाना चाहती है, अर्थात बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, गर्भाशय के अंदर ही उस भ्रूण को नष्ट करवाना चाहती है, तो उस तकनीक को क्या बोला जाता है? एमटीपी कहा जाता है। और इस एमटीपी द्वारा ही उस भ्रूण को जो है वो नष्ट किया जाता है, जिसमें महिला की इच्छा अनुसार ये कार्रवाई होती है, तो उसे क्या बोला जाता है? एमटीपी। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी अगर बात करें एमटीपी की, तो एमटीपी जो है, एमटीपी की बात करते हैं तो ये एक जनसंख्या नियंत्रण का उपाय है। लेकिन हम जनसंख्या जो नियंत्रण का इसे एक तरीका नहीं बता सकते कि इससे जनसंख्या का नियंत्रण जो है वो किया जा सकता है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो ये एमटीपी क्यों आवश्यक है, सबसे ज़रूरी बात ये है। इसके अलावा एमटीपी के क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, उसकी बात जो है वो करने वाले हैं। देखिए, एमटीपी जो है वो गर्भ को नष्ट करने के काम आती है। तो ऐसी कंडीशंस जिसमें मान लीजिए कोई असुरक्षित यौन संबंध होने के कारण कोई भ्रूण या जो महिला है गर्भवती हो चुकी है उसको नष्ट करने के लिए, इसके अलावा बलात्कार जैसी घटनाएं होने के कारण जो भ्रूण जो महिला है वो गर्भवती हो जाती है, उसके भ्रूण को नष्ट करने के लिए ये एमटीपी जो है वो काम में ली जाती है। लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा जब उल्बेधन द्वारा ये पता चला कि मादा लिंग है, तो उसको नष्ट करने के जो है वो ज़्यादा इसको बढ़ोतरी मिली। जो एक मैंने आपको पहले भी कहा था, जिसे कन्या भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता है, जो क्या है, एक कानूनी अपराध है, ठीक है। बहुत सारे देशों में एमटीपी के बीच एमटीपी को लागू करने के लिए जो कानूनी दायरे में रखने की जो बहस है वो जारी है। हमारे देश में अगर बात करें एमटीपी की, तो 1971 के अंदर कानून बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1971 के अंदर एक कानून बनाया गया था, चिकित्सीय सहगर्भता कानून। क्या बनाया गया था? चिकित्सीय सहगर्भता कानून। ये कानून जो है हमारे देश में बना हुआ है, जो 1971 के अंदर बना था। ओके, इसके बाद में अगर बात करें एमटीपी जो है वो कब होनी चाहिए, तो एमटीपी की बात करें, ये क्रिया कब होनी चाहिए, तो आपको बता देता हूँ। गर्भवती महिला जो होती है वो अगर पहले तिमाही में है, पहले 30 मतलब 1 से लेकर 3 महीने का जब भ्रूण हो जाता है, 12 सप्ताह लगभग, अगर उस टाइम अगर करवाई जाती है तो महिला को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर दूसरी तिमाही में करवाई जाती है, 3 महीने के बाद अगर एमटीपी की प्रक्रिया करवा रही है महिला, तो उसमें जो है माता के लिए वो क्या होती है? घातक होती है। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वो घातक क्यों होती है, पहली तिमाही में घातक नहीं होती, दूसरी तिमाही में घातक क्यों होती है? तो इसका मुख्य कारण यही है कि भ्रूण जो है उसकी आयु बढ़ती जाती है। 3 महीने के बाद वो 4 महीने का होगा, 5 महीने का होगा। बढ़ने के कारण जब एमटीपी की जाती है तो उसके गर्भाशय गिरवा जो होती है
उसमें क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। गर्भाशय गिरवा में क्या आ जाएगा, सूजन आ जाएगा। पहली बहुत बड़ी समस्या ही है। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें अनियमितता रहेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अनियमितता आ जाएगी आर्तव चक्र के अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो गर्भाशय से संबंधित कैंसर भी होने की संभावना जो है वो रहेगी, गर्भाशय से संबंधित जो कैंसर है वो होने की संभावना भी रहेगी। तो इस प्रकार से इसको प्रथम तिमाही तक जो है वो करवाया जा सकता है, वो भी असुरक्षित यौन संबंधों के कारण या फिर बलात्कार जैसी समस्याओं के लिए इसको करवाया जाना है। इसके अलावा अगर मादा भ्रूण को नष्ट करने के लिए अगर करवाया जाता है, कन्या भ्रूण हत्या जो हम लोग पढ़ा था उसके लिए करवाया जाता है, उसके लिए 1971 के अंदर भारत सरकार द्वारा एक चिकित्सीय सहगर्भता कानून जो है वो भी बनाया गया है। तो ये आपके था MTP। इसके बाद में अगर बात करें गाँव के अंदर तो MTP जो है वो हकीमों द्वारा की जाती है, लेकिन वो महिला के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है, घातक हो सकती है, उसमें उसकी जो है वो जान भी जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था आपके MTP। इसके बाद में बात करते हैं आगे वाले टॉपिक की। आगे वाला टॉपिक देखिए क्या है, आगे वाले टॉपिक की बात करते हैं यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग, ठीक है, शॉर्ट में बोला जाता है STD। ठीक है, STD क्यों बोला जाता है, क्योंकि फुल फॉर्म होगी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसलिए इसको शॉर्ट में STD बोला जाता है। ये क्या होते हैं, यौन संचारित रोग जो हैं वो क्या होते हैं, उनके हम लोग जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले देखिए ऐसे रोग जो जनन अंगों को प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं, जो जनन अंगों को प्रभावित करते हैं उन्हें यौन संचारित रोग या जनन संक्रमण पथ भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जनन संक्रमण पथ भी इनको जो है वो बोला जाता है। इसमें क्या होगा कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और जनन अंगों को प्रभावित करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और ये जनन अंगों को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन रोगों को STD कहा जाता है। यौन संचारित रोग जो है वो इनको बोला जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो एड्स रोग है, इसके अलावा सिफिलिस रोग है, सुजाक रोग है, यकृत शोथ रोग है। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ, एड्स रोग है, ठीक है, इसके अलावा सिफिलिस है, सिफिलिस है, इसके अलावा अगर बात करें सुजाक है, इसके अलावा बात करें यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी, ETC। ये रोग जो होते हैं ये कौन से रोग हैं, ये आपके STD रोग होते हैं। ठीक है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो ये होते हैं। और इनमें से एड्स और जो यकृत शोथ भी है इनका अभी तक पूर्ण कोई इलाज नहीं है। अगर इनसे संक्रमित कोई व्यक्ति हो जाता है तो वो लास्ट में उसको मरना ही पड़ेगा, इसका कोई पूर्णतया कोई इलाज अभी तक नहीं है। ठीक, समझ रहे हो बात को। एड्स रोग को, यकृत शोथ रोग को, इन रोगों को हम 8वें चैप्टर के अंदर भी विस्तार से पढ़ेंगे। जो मानव के रोग हैं उनके अंदर इसको हम लोग जो है वो विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं STD रोग की, इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षणों की अगर बात करें तो इन रोगों में क्या होगा, जो जनन अंग है वो प्रभावित होते हैं। ठीक है ना, जनन अंग प्रभावित होते हैं। इसके अलावा जनन अंगों पर खुजली आ जाती है, खुजली आना शुरू हो जाती है, जनन अंगों पर सूजन आ जाता है। ठीक है, जनन अंगों से श्वेत द्रव निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे लक्षण जो है इनके होते हैं। बात करते हैं कारण की कि किस कारण से ये रोग फैलते हैं। तो फैलने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि एक से अधिक व्यक्ति के साथ अगर हम मैथुन या संभोग की क्रिया करते हैं, एक से अधिक व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यक्ति संभोग की क्रिया करता है तो ये रोग जो है हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो संक्रमित सुई का उपयोग करने से, अगर कोई संक्रमित सुई है उसका उपयोग अगर स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है तो वो भी इन रोगों से ग्रसित हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो रुधिर, जो दूषित रुधिर है उसको भी ग्रहण करने से ये रोग जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कारणों की अगर हम लोग बात करते हैं तो और भी बहुत सारे इनके कारण हो सकते हैं। तो आपको मैंने मुख्य जो थे वो बता दिए। बचाव की बात करते हैं, क्योंकि हमने लक्षण की बात कर ली, लक्षण बता दिए मैंने आपको, कारण बता दिए। अब आता है मुख्य टॉपिक बचाव, कि बचाव क्या होंगे। तो प्यारे बच्चों, बचाव यही होगा कि पहला मैंने आपको बताया कारण के अंदर कि
कि एक से अधिक व्यक्ति के साथ संभोग की क्रिया करने के कारण ये कंडीशन हो सकती है। तो अगर हमें एक से अधिक व्यक्ति के साथ संभोग की क्रिया नहीं करनी चाहिए, अगर फिर भी कर भी रहे हैं तो हमें निरोध या फिर कंडोम का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, ठीक है ना। कंडोम का इस्तेमाल जो है वो हमें करना चाहिए, निरोध का इस्तेमाल जो है हमें करना चाहिए। दूसरी बात, संक्रमित सुई का उपयोग नहीं करना चाहिए। भाई जिसके कारण हो रहे हैं उन्हीं से तो हमें बचना है। दूषित रुधिर को हमारे शरीर में ग्रहण नहीं करना चाहिए, संक्रमित सुई का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क जो है वो नहीं बनाना चाहिए। तो ये आपके जो रोग थे वो एसटीडी रोग थे, परिभाषा हो गई इनकी, इनके लक्षण हो गए, इनके कारण हो गए और इनके क्या हो गए, बचाव जो है वो हो गए। अब एमटीपी के अंदर मेरे को एक बात याद आई, आपको बता देता हूँ। मैंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का उपाय है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण रोकने का ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण इससे होगा ही, इसके लिए इसको अपनाया जाए, नहीं। फिर भी 4.5 से 5 करोड़ व्यक्ति जो महिलाएं हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं विश्व के अंदर 4.5 से 5 करोड़ महिलाएं एमटीपी करवा लेती हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, इतनी जनसंख्या जो है वो कम हो जाती है, इसलिए इसको जनसंख्या नियंत्रण से हमने जोड़ा था। ये आपके एसटीडी रोग थे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे वाले टॉपिक की। देखिए आगे वाला टॉपिक कौन सा है, शब्द है बंदेकरण, तो हम लोग पढ़ के आए थे। अब जो शब्द है वो है बंदेता। देखिए बंदेता क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करना। बंदेता की अगर बात करते हैं तो हमने बंदेकरण पढ़ा था। बंदेकरण के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बंदेकरण वह प्रोसेस होती है जिसके अंदर शुक्रवाहिनी या अंडवाहिनी को काट कर दोनों तरफ से बांध दिया जाता है, जिसे अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता है और जो महिला है वो गर्भ धारण नहीं कर पाती है। ओके, ये कंडीशन थी। वही शब्द यहाँ पे बंदेता। इसमें क्या होगा, नर या मादा द्वारा अगर बच्चे को जन्म नहीं दिया जा रहा है, मादा का गर्भ धारण नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बंदे बोलते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बंदे बोला जाता है, ठीक है। और इस क्रिया को क्या बोला जाता है, बंदेता जो है वो कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, बंदेता जो है वो कहा जाता है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो हमारे समाज के अंदर क्या होता है, महिला को ही ये बता दिया जाता है कि अगर बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा है या महिला गर्भवती नहीं हो रही है तो उसमें महिला ही दोषी है। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल महिला ही बांझ नहीं हो सकती, पुरुष भी बांझ हो सकते हैं। पुरुष भी क्या हो सकते हैं, बांझ हो सकते हैं। उनमें शुक्राणु की कमी हो सकती है, अन्य कोई कारण भी हो सकते हैं, शुक्राणु न बनने के कारण भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कारण हैं, तो वो भी बांझ जो है वो हो सकते हैं। अब बात करते हैं बंदेता के अंदर भी ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए। तो बहुत सारी औषधियाँ भी हैं बाजार के अंदर, ठीक है, जिनके द्वारा उपचारित किया जा सकता है इस कंडीशन को। लेकिन अगर औषधियों द्वारा भी उपचारित नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे, तब भी बहुत सारी वैज्ञानिकों द्वारा जो है वो बनाई हुई हैं। जैसे अगर बात करें तो उपचारित करने के लिए तकनीकें जो हैं वो बनाई गई हैं, जिनके द्वारा क्या है, महिला को जो है गर्भधारण हो सकता है। ऐसी तकनीकों को बोला जाता है सहायक जनन प्रौद्योगिकी। क्या बोला जाता है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी जो बोला जाता है। शॉर्ट में इसको बोला जाता है ART। फुल फॉर्म होती है इसकी एडिड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सहायक जनन प्रौद्योगिकी होती हैं जिनके माध्यम से क्या किया जा सकता है, जो महिलाएं या पुरुष जो है वो अगर बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं तो इन तकनीकों के द्वारा क्या किया जा सकता है, इस क्रिया में भाग लिया जा सकता है। इसकी अगर बात करें तो ये निम्न प्रकार से की जा सकती है। इसमें अगर हम लोग बात करें, पहले हम जो है वो पढ़ेंगे पात्रीय निषेचन। पहली कौन सी है, पात्रीय निषेचन। पात्रीय निषेचन इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा के अंदर पात्रीय निषेचन इसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन परीक्षा में बहुत बार इसके बारे में जो है वो आ भी चुका है और बहुत बार पूछा जा सकता है, आगे भी पूछा जो है वो जा सकता है। ये तकनीक देखिए क्या होती है। इस तकनीक में अगर हम बात करें तो
नर और मादा उनके क्या किए जाते हैं, जो युग्मक हैं, मान लीजिए नर है और मादा है, इनके युग्मक लिए जाते हैं, गेमिट जो हैं वो लिए जाते हैं, अंडाणु और शुक्राणु जो है वो ले लिए जाते हैं और उनको लेकर एक परख नली के अंदर टेस्ट ट्यूब, इस प्रकार की टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है, प्रयोगशाला में होती है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उनको रखा जाता है और उनका क्या करवाया जाता है, निषेचन करवाया जाता है। इनका क्या करवाया जाता है, निषेचन जो है वो करवाया जाता है। अब परख नली में निषेचन कैसे संभव है, इसके लिए क्या किया जाता है, इस परख नली का जो वातावरण है वो गर्भाशय जैसा रखा जाता है। वातावरण जो है वो कैसा रखा जाता है, गर्भाशय जैसा रखा जाता है। इसमें निषेचन की क्रिया आसानी से हो जाती है। निषेचन की क्रिया क्या हो जाती है, आसानी से हो जाती है और जो जाइगोट है उसका निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, जाइगोट का जो निर्माण है वो हो जाता है। तो ये ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पात्रीय निषेचन बोला जाता है। और जो शिशु प्राप्त होता है इस प्रकार की कंडीशन से, ये टेस्ट ट्यूब होगी, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट का मतलब परख और ट्यूब का मतलब नली, परख नली, ठीक है। तो इस प्रकार से जो शिशु उत्पन्न होता है उसे बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो कहा जाता है, या फिर परख नली शिशु आप लोग जो है वो बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, परख नली शिशु जो है उसको बोला जा सकता है। अब ये इसकी बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, तो ये दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से ये होता है। देखिए वो दो प्रकार कौन कौन से हैं इसके, दो प्रकार के अगर हम लोग बात करें तो पहला तो इसका जो है युग्मनज अंतः, एक नंबर है युग्मनज, युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी, युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण, स्थानांतरण शॉर्ट में इसको बोला जाता है ZIFT। क्या बोला जाता है, ZIFT। ZIFT का मतलब क्या होगा वो देखिए। ZIFT की बात करते हैं तो Z का तो हो गया आपके जाइगोट, क्या हो गया जाइगोट, I का हो गया इंट्रो, और डिंब वाहिनी को बोलते हैं फेलोपियन नलिका, फेलोपियन ट्यूब, और स्थानांतरण का हो गया ट्रांसफर, ठीक है। तो ये इसकी पूरा नाम हो गया जाइगोट इंट्रो फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। देखो होता क्या है, जब जो युग्मनज या जाइगोट है अगर वो 8 कोरक, या भ्रूण की बात कर लेते हैं, भ्रूण जो है वो 8 कोरक खंड वाला है, ब्लास्टोमियर, कितना 8 कोरक खंड वाला अगर है, और उसे मादा की अंडवाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है। अंडवाहिनी को क्या बोलते हैं, डिंब वाहिनी बोला जाता है। अंडवाहिनी में अगर स्थानांतरित किया जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, पात्रीय निषेचन की कंडीशन है ये। जब परख नली के अंदर था तो वो कितने का हो जाता है भाई, 8 कोरक खंड उसमें बन जाते हैं। जाइगोट जो बनता है, जाइगोट के बाद में आपको पता है ये बहुत मोरूला बनता है, मोरूला के बाद में ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद में गेस्टुला। तो जब 8 कोरक खंड बन गए हैं, 8 कोरक बनने, 8 कोरक खंड या ब्लास्टोमियर बनने के बाद उसे अगर मादा की अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, ZIFT बोला जाता है। दूसरी जो है, दूसरी की अगर बात करें तो दूसरी 2 नंबर, आपके 2 नंबर की बात करते हैं तो वो है आपके अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। देखिए ऊपर वाली जो पढ़ी है उसी के हिसाब से है ये, इसको बोलते हैं IUT, अर्थात इंट्रो यूटेराइन या यूटेरस ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो 8 था, अगर 8 से अधिक कोरक खंड बन गए, 8 से अधिक क्या कोरक खंड, और बाद में उसे अगर मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, उसे किस में स्थानांतरित किया जाता है, मादा के गर्भाशय में अगर स्थानांतरित किया जाता है तो उस तकनीक को क्या बोलेंगे, IUT बोला जाता है। इंट्रो यूटेराइन ट्रांसफर जो है उसको बोला जाता है, या अंतः गर्भाशय स्थानांतरण जो है वो आप लोग बोल सकते हो। अब लास्ट दूसरी अगर बात करें मेन 2 नंबर, तो वो है आपके कृत्रिम वीर्य सेचन। कृत्रिम वीर्य सेचन इंग्लिश में बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल
इंसेमिनेशन। होता क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं, कृत्रिम वीर्यसेचन। देखिए ये कृत्रिम वीर्यसेचन की बात करें तो कृत्रिम वीर्यसेचन जो होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये तकनीक जो है केवल पुरुषों में अपनाई जाती है। पुरुषों में क्यों अपनाई जाती है और कब अपनाई जाती है? ये तब अपनाई जाती है जब उनमें शुक्राणु की कमी हो जाए या फिर उनके शुक्राणु में गति न हो। तब क्या किया जाता है, इस तकनीक के द्वारा उनके जो शुक्राणु हैं उनको मादा के योनि भाग में संकलित किया जाता है और मादा के योनि भाग में क्या किया जाता है, संकलित किया जाता है। इस क्रिया को क्या बोला जाता है, कृत्रिम वीर्यसेचन जो है वो बोला जाता है। तो ये इस प्रकार से आपका जो ये चैप्टर था वो आपका पूरा हो गया, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं रहा। अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों का एक वीडियो जो है वो बनाएंगे। उसके बाद में आपकी पहली यूनिट अर्थात 6 नंबर यूनिट, एनसीईआरटी की 6 नंबर 12वीं क्लास की आपकी पहली यूनिट जो है वो टोटल कंप्लीट हो जाएगी, जिसका नाम था रिप्रोडक्शन, जनन था। जनन वाली आपकी यूनिट जो है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो आपकी दूसरी यूनिट की बात करेंगे, अर्थात 7वीं यूनिट की बात करेंगे, जो जेनेटिक्स से संबंधित थी, ठीक है। हेरिडिटी और जेनेटिक्स से संबंधित थी, वंशागति से, उसकी बात करेंगे और 5 नंबर चैप्टर की जो है वो शुरुआत करेंगे। एक वीडियो आपके इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर जो है उनका और बनाऊंगा, तो उसके बाद में आपका अगला चैप्टर जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।